चलो कोई नहीं, हम डिस्कशन करते हैं और दरमियान में आते जाएंगे। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कोई एक चीज होती है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन है। ऑक्सीडेशन या तो हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को चले जाना, निकल जाना, केटाइन बन जाना, या फिर ऑक्सीजन अगर आ रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, देखो फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा घुमा के दोबारा दिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कहलाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ही बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो, गेन ऑफ ऑक्सीजन कह लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो, सारे हमारे पास कहलाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फोटोग्राफिक फिल्म इन्वॉल्व्स रेडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली एन एमुल्जन ऑफ। फोटोग्राफिक फिल्म हम यूज करते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारे पास किस चीज का बेसिकली एमुल्जन होती है? इनमें से हमारे पास एमुल्जन होती है AgBr की। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट वन है। ये आप लोगों के साइड लिंक साइड बॉक्स में था, MCQ। देन कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिला, रिएक्शन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो विच एलिमेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड? इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है? AgBr, बिल्कुल हनान ठीक कह रहे हो। हनान आज पढ़ के आया है, साइड बॉक्स तक पढ़ा हुआ है। ओके जी, देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन मिला है और हमारे पास कौन कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। ओके, तो इसमें कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है? तो रिड्यूस कब होता है? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो। ऑक्सीडाइज होता है जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमने इनके देखने हैं इनके क्या है। कैल्शियम फ्री स्टेट में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। न्यूट्रल कंपाउंड है, ओवरऑल जीरो लेके आना है। तो ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है -2 है, कैल्शियम की +2 होगी ताकि जीरो हो जाए ओवरऑल, बिकॉज कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखो कैल्शियम जो है उसकी बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लीज एक्सप्लेन एमुल्जन। एमुल्जन महानूर हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन को, लिक्विड इन लिक्विड लेकिन आपस में इमिसिबल हो, उसको हम कहते हैं एमुल्जन। लाइक लिक्विड को वाटर में डाल दो, सॉरी ऑयल को वाटर में डाल दो, ठीक है, ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है, उसको मैं कहती हूँ इमुल्जन। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन दैट आर immiscible with each other। फॉर कॉमन एग्जांपल ऑयल इन वाटर होती है इसकी। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की बढ़ रही है, कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन की 0 से -2 हो रही है, तो ऑक्सीजन की कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है इसमें, तो O2 जो है आपका ए ऑप्शन राइट है। अगर मैं पूछती विच एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड तो आ जाता कैल्शियम। तो यहाँ पे मैंने रिड्यूस का पूछा है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। डेफिनेशन दी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होता है? चार्जेस होते हैं, +1 होता है या -1 होता है या 0, कोई भी चार्ज हो सकता है किसी भी एटम पे चार्जेस किसी भी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, HCl एक मॉलिक्यूल है, इसमें HCl एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक एटम हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो इस पे +1 है, इस पे -1 है। +1 -1 क्या है? इसके ऑक्सीडेशन नंबर। C option is the right one। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2। अब O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ऑक्सीजन की? 0 होती है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है एटम वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जितनी भी हमारे पास ये डायटोमिक गैसेस हैं, H2O2 F2 Cl2, ये फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो 0 का ऑप्शन नहीं है कहीं भी, तो नन ऑफ दीज इसका था आपके पास राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्ट्रोंशियम इन आइन। अब देखो स्ट्रोंशियम आइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ये हमारे पास ग्रुप 2A का एलिमेंट है। कैल्शियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम यहाँ पाए जाते हैं, याद है? 2A ग्रुप एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो 2A वाले 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है, उनको लूज कर सकते हैं, तो जो +2 वाले हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होती है? +2। तो स्ट्रोंशियम मैंने नीचे से दिया था, तो +2 नहीं है, तो इसका भी राइट ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है +2।
देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फेट में। तो देखो, अब जब भी कोई आयन दिया हो ना आपको, उसके ऊपर जो चार्ज होना वो आपने लेके आना होता है। जब आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो ना, अभी मैंने करवाया लाइक HCl, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी आपने इस तरह सम करने हैं कि जीरो आ जाए। इसी वजह से इसकी आपको पता है -1 है, इसका अंडरस्टूड बात है +1 है, ताकि जीरो बन जाएगा क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। अब सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो हमने 2 नेगेटिव लेके आना होता है। ये देखो सल्फेट 2 नेगेटिव, इनको हम इस तरह बैलेंस करने के 2 नेगेटिव आ जाए। अब मुझे पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की -2 है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल -8 हो जाएगी। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 की क्या होगी, -8। अब मैं सल्फर की कितनी लिखूं कि -2 आ जाए, तो मैं +6 लिख दूंगी। सल्फर +6 में होगा, तो देखो ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, -2। तो जब जब भी आपको कोई आयन दिया जाए, तो आयन को बैलेंसिंग इस तरह करनी है कि जो चार्ज दिया जाए वो आ जाए आपके पास। न्यूट्रल के लिए सम जीरो करना होता है। लाइक एक और एग्जांपल है फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव होता है, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे इस तरह सेट करनी है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कि 3 नेगेटिव आपके पास आ जाए। अब PO4 में देखो इसकी -8 है, एक ऑक्सीजन पे -2 होती है, तो इसकी -8। अब यहाँ पे क्या ऐड करो कि -3 आ जाए, तो क्या ऐड करोगे, +5। प्लस माइनस तो आता है ना करना। अब -8 +5 क्या होता है, -3। तो इस तरह आप जब भी कोई आयन दिया हो उसके ऊपर जो चार्ज है आपने वो लेके आना होता है, तो आप इनका सम इस तरह करोगे माइनस प्लस का कि वो चार्ज आपके पास आ जाए। तो इस तरह आप जल्दी से आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट की या आयन की। एसिड यूज्ड इन आई वॉश, आई वॉश जितनी भी हमारे पास ये आई ड्रॉप्स होते हैं, इनमें हम मोस्ट कॉमनली एक एसिड यूज करते हैं। वो एसिड कौन सा होता है, वो एसिड होता है बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3BO3, ऑप्शन। अक्सर एमसीक्यू आया होता है, आई ऑइंटमेंट में कौन सा एसिड यूज करते हो, आई ऑइंटमेंट में आप यूज करते हो बोरिक एसिड, H3BO3, ऑप्शन। In making NaCl from sodium and chlorine, which atom or compound act as an oxidizing agent? तो आपने Na और क्लोरीन से Na और Cl बना दिया, Na+Cl बन गया NaCl, ठीक है। ये एमसीक्यू आया हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पहले देखो इसकी जीरो है, इसकी जीरो है, ये Cl2 होता है, इसकी +1, इसकी -1, ठीक है। अब सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, बिल्कुल खुद रिड्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस कौन हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है 0 से -1 में। हमने कहा है ना अभी, जब ऑक्सीडेशन स्टेट गिर रहा होता है नंबर, तो वो रिड्यूस होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, सोडियम की ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है। एक तो आप इसको इस तरह कर सकते हो, दूसरा आप इसको इस तरह कर सकते हो कि मेटल्स हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनकी कैपेसिटी, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, आपने पढ़ रखा है मेटल में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, हम उनको इजिली थोड़ी सी एनर्जी देके लूज करवा सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की क्वालिटी क्या होती है, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स हमेशा एक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, और जो मेटल्स होंगे वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। यहाँ देखो सोडियम मेटल है, तो ऑब्वियस बात है सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, तो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो आपको इसको दो तरीके से कर सकते हो इजीली। देन हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMnO4, मैग्नीज इन KMnO4। मैग्नीज की पूछी हुई है कि KMnO4 में मैग्नीज क्या, देखो अभी न्यूट्रल कंपाउंड है, अभी समझाया है कि न्यूट्रल कंपाउंड की ओवरऑल इस तरह बैलेंस करना है कि सब कुछ जीरो हो जाए। अब एक ऑक्सीजन पे पता है आपको -2 है, 4 पे क्या होगी, -8। पोटेशियम आपको पता है 1A ग्रुप का एलिमेंट है। अल्कली मेटल्स, अल्कली वालों में आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसको लूज करते हैं, +1 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब क्या डालूंगी, ओवरऑल जीरो बन जाए, +7 डाल दूंगी, तो +7 इज द मैग्नीज की। तो यहाँ पे +7 नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में चला जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या है, KMnO4 में +7।
कि ओवरऑल आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, आपने इस तरह प्लस माइनस करना है कि 0 बन जाएगा, Bb + 8 -8, तो आप इसको इस तरह कवर कर लोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेल डेट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव अ रिएक्शन इज कॉल्ड, कि कौन सा ऐसा रेडॉक्स सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो कॉमन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को करवाने के लिए। सी ऑप्शन। नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्ट इज, कि आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, उसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जरूरी है कि एक तो आयरन प्रेजेंट हो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों नेसेसरी कंडीशन है। इनमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हुई, रस्टिंग नहीं हो पाएगी। क्यों होती है, ज्यादातर हम कहते हैं बारिश आती है तो ज्यादा जंग लगी है बारिश के फौरन बाद, बारिश की जरिए पानी मिल जाता है उसको, हवा में O2 तो प्रेजेंट है ही ना, तो दोनों कंडीशंस नेसेसरी फुलफिल हो जाती हैं और रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है फौरन से। टर्म गैल्वेनाइजिंग रेफर्स टू विच मेटल, गैल्वेनाइजिंग हम यूज करते हैं जिंक के लिए, जब भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, किसी है अच्छी वाले मेटल को बचाना है तो हम गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं। और गैल्वेनाइजिंग का जब भी टर्म हो, गैल्वेनाइजिंग का मतलब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक मेटल, बी ऑप्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल, अभी आपको बताया है कि मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब जितना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, जितना अच्छा मेटल होगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपको पता है डाउन द ग्रुप है तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप जो एल्कली मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, और डाउन द ग्रुप और मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, सबसे नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है मेटल वो है सीजियम। तो सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। फ्रेंशियम हमारे पास रेडियो एक्टिव है, सीजियम से नीचे फ्रेंशियम प्रेजेंट है, लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते जनरल ट्रेंड्स में। तो हम जो नॉर्मल ट्रेंड डिस्कस करते हैं उसमें हम सीजियम तक डिस्कस करते हैं, और सीजियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक नेचर के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, इनमें से बेस्ट जो कंडक्टर होगा वो कौन सा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उतना ज्यादा वो बेस्ट कंडक्टर होगा, उतने वो आइंस देगा, उसकी डिसोसिएशन ज्यादा होगी। आपको पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, अमोनिया वीक बेस है, फ्रुक्टोज तो शुगर की फॉर्म में मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आइंस बनाती ही नहीं है। द ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रेजेंट है वो HCl है, तो HCl की यहाँ पे जो कंडक्टिविटी लेवल होगा वो सबसे हाई होगा। HCl तकरीबन 100% ही डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव देगा, और जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी आइंस बनते हैं, और जितने आइंस होंगे आपको पता है मूवमेंट ऑफ आइंस से हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जी कोई क्वेश्चन है? नहीं? ओके जी आगे चलते हैं। A cathode and an anode are the most common components of an electrochemical cell. Which of the following claims about the cathode is correct? Cathode क्या होता है? Cathode वो होता है जिसपे रिडक्शन हो रही होती है, और रिडक्शन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, ऑक्सीडेशन हो के इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव होते हैं। तो बी ऑप्शन जो थी आपके पास वो राइट में ऑप्शन था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी हमेशा, कैथोड पे रिडक्शन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे होते हैं, कैथोड की तरफ। तो बी ऑप्शन आपका जो है वो राइट वन है इसमें कैथोड के बारे में। Which of the following does not belong in the category of electrochemical cells? एक सेकंड दे मुझे, एक चीज मुझसे जो मिस्टेक हुई, आई थिंक सो मैंने ना, एक सेकंड दे, एक सेकंड। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता। इनमें से जो बिलोंग नहीं करता वो है फोटो वोल्टिक सेल। वोल्टिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो करता है, फ्यूल सेल भी हमने पढ़ा हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है। फोटो वोल्टिक सेल वो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हम फोटो का वर्ड आगे क्या है, लाइट यूज करते हैं रिएक्शंस को ड्राइव करवाने के लिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फोटोवोल्टिक सेल इंक्लूड नहीं होता।
Then which of the following statements about a lead storage cell is false? लेड स्टोरेज के बारे में क्या चीज गलत है? इट इज अ प्राइमरी सेल, ये गलत है। लेड स्टोरेज हमारे पास जो बैटरीज होती हैं वो सेकेंडरी सेल हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स किस वजह से होती है? इसमें हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक होती है मूवमेंट ऑफ आइंस की वजह से, बी ऑप्शन। हमारे पास जब मेटेलिक कंडक्टर का वर्ड हो ना, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, तो मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हमारे पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और जब भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात हो, वहां इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, और वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह होती है वो हमेशा मूवमेंट ऑफ आइंस होती है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन है। The process of transmitting electric current through an electrolytic solution to decompose is called as। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में जो आइंस होते हैं उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, और वो इलेक्ट्रोलाइट एट द एंड डिकम्पोज हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, सी ऑप्शन। If a small amount of an acid, alkali or salt is added to a water, it can become। क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि अगर हम एसिड बेस या फिर सॉल्ट डाल दें तो हमारे पास क्या फर्क आना चाहिए? तो हमारे पास क्या होता है? गुड कंडक्टर बन जाता है। प्योर वाटर है, प्योर वाटर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ रखे हैं, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें आयनाइजेशन बहुत कम होती है। 10⁻⁻⁷ जस्ट आइंस होते हैं जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं। 10⁻⁷ बहुत ज्यादा छोटी अमाउंट है हमारे पास। तो क्या होता है कि हम अगर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या फिर सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट डालेंगे तो उसके आइंस बन जाएंगे, एसिड या बेस डालेंगे तो वो भी डिसोसिएट होके कोई ना कोई आइंस की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा। जब आइंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब भी आप एसिड बेस या फिर सॉल्ट डालते हो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। ये आपके जनरल नॉलेज से दिए गए थे मैंने 2-3 एमसीक्यूज। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म क्या कहलाती, कौन सी है? रॉट आयरन। हमारे पास 3 टाइप के आयरन होते हैं, स्टील, रॉट आयरन, पिग आयरन। तो हमारे पास जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है वो रॉट आयरन कहलाती है। जीके का क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है इनऑर्गेनिक से। वट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस डेट वी ब्रीथ इन एयर? हवा में सबसे थर्ड मोस्ट कॉमन गैस कौन सी है? सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गोन है। सो थर्ड मोस्ट कॉमन गैस जो कि हवा में प्रेजेंट है, हम अपने सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, डेट वन इज आर्गोन, ए ऑप्शन। येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज। येलो केक एक क्या चीज है जो कि हम स्मगलिंग के लिए, हम नहीं है जो लोग हैं वो यूज करते हैं क्रॉस बॉर्डर येलो केक। तो इट्स फॉर यूरेनियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन। यूरेनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं टर्म येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड के लिए, और ये स्मगलिंग के लिए यूज होता है। फिर हम इसको यूज कहाँ करते हैं? फिशन फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टिविटी के लिए। Some crystals lose water molecule, this property is called। कुछ हमारे पास क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस, सी। हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट कहते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग स्पीशी को। हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, और वही मॉइस्चर को अगर रिलीज करे तो उसको हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस, सी ऑप्शन। फिर हमारे पास आता है इंग्लिश। इंग्लिश में है ही नेवर कम्स लेट। इन दिस सेंटेंस नेवर हमारे पास क्या है, मुझे बता सकते हो? इंग्लिश जरा चैट बॉक्स खोल लो, इंग्लिश में देखो कितने पानी में जा रही है आप लोगों की। मुझे आप चैट बॉक्स में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली, कि बता रहा है कि कब आता है, कितने टाइम कब कब आ रहा होता है। तो आपके पास जो नेवर है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली। पिक द राइट वन। इसमें से आपने क्या लगाया? आई स्टडीड द बुक लॉन्ग अगो, आई स्टडीड द बुक लॉन्ग बिफोर, सी हैज स्टडीड द बुक अगो लॉन्ग, नन ऑफ दीज। मैम फर्स्ट वन, आई स्टडीड द बुक लॉन्ग अगो। एग्जैक्टली, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि जब भी हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस होगा तो उसमें हम अगो का यूज करेंगे, और बिफोर हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में। तो ये पास्ट टेंस है सिंपल, तो हम लोगों के साथ अगो का वर्ड यूज करेंगे। पिक द राइट वन। ही इज फेयरली इलेटेड, he is elated fairly, he is rather elated, none of these। क्या लगता है क्या होगा इसमें?
मैम मैंने तो उसका फर्स्ट वन लगाया था, इज फेयरली रिलेटेड। ही इज फेयरली रिलेटेड, और यही ठीक ऑप्शन है, बिल्कुल ए ही, कि आप जब भी फेयरली और रेदर एक तो वर्ड यूज करते हो वर्ब से पहले। सेकेंडली, आप जब भी पॉजिटिव सेंस में यूज करोगे किसी चीज को, अच्छी चीज के लिए, तो आप फेयरली यूज करते हो। रेदर यूज करते हैं आप नेगेटिव चीज के लिए। इलेटेड का मीनिंग होते हैं जब आप बहुत खुश होके पुर एक्साइटमेंट करते हो ना, शो, लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल मेरिट बन जाता है, तब आप कहोगे कि बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, मेरा हो गया, खुशी से आप एक्साइट हो गए हो, उस चीज को कहते हैं पॉजिटिव चीज को, तो उसके साथ फिर हम फेयरली लगाते हैं, ये खुशी से पुरजोश हो जाना। He is fairly elated. Pick the right one. Too much noise disturbed me. Much too noise disturbed me. Too much too noise disturbed me. None of these. फर्स्ट वन मैम, टू मच नॉइज Too डिस्टर्ब much. मी। बस एग्जैक्टली ए ऑप्शन। टू मच हम के बाद हमेशा हमें पढ़ा नाउन आएगा, और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगी, और नॉइज जो है वो आपके पास क्या है, नाउन है। अगर ये होता है ना मच टू हैवी नॉइज, फिर आप मच टू लगाते, फिर आप टू मच नहीं लगा सकते थे, कि हैवी पहले आ गया है कि बहुत ज्यादा शोर है, एक्सट्रीमली, तो हैवी अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं बस, तो फिर आप लगाओगे मच टू हैवी नॉइज डिस्टर्ब मी। लेकिन हैवी का वर्ड नहीं यूज किया तो टू मच नॉइज, टू मच के बाद नाउन आता है आपका हमेशा। देन आई पिक द राइट वन। नेवर डैश रिटर्न अ लेटर। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए हमारा? मैम ये मेरा गलत हो गया, मुझे पता नहीं मैंने इसमें क्या, मैंने थर्ड वन लगाया था, नेवर ही हैज राइट ए लेटर। गलत इस वजह से हुआ, देखो हमारे पास रूल था, अब मुझे रूल का नंबर नहीं याद, हमारे पास रूल है, जब भी आपका सेंटेंस नेवर, नॉट ओनली, नॉट अगेन, एक दो वर्ड्स और हैं, तो आप जब भी सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा तो आप इनके बाद पहले सब्जेक्ट नहीं लगाते, पहले वर्ब लगाते हो हमेशा। तो आपका सेंटेंस नेवर, नॉट ओनली, उनमें से एक वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो पहले अब वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो थोड़ा सा ये टिल्ट वाला रूल था आपका यूज होता है। तो नेवर हैज ही रिटन अ लेटर, कि उसने कभी जिंदगी में, अगर सिंपल लिखते ना फिर आता ही हैज नेवर रिटन अ लेटर, लेकिन उसमें थोड़ी सी ट्रिक क्या होती है कि पहले लेके आता है वो नेवर वाली, नॉट एंड टिल इस तरह के वर्ड्स को, तो उसके बाद हमेशा पहले आप वर्ब यूज करते हो, देन आप सब्जेक्ट यूज करोगे, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट था। मैम इसमें जो हैज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। वो ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास है पिक द राइट वन। कम हेयर इमिडिएटली, कम इमिडिएटली हेयर, इमिडिएटली कम हेयर, कौन सा इसमें से वर्ड ठीक होगा? फर्स्ट वन, कम हियर फर्स्ट इमीडिएट। वन, एग्जैक्टली। आप हमेशा आपकी जो टर्म्स होती हैं, अच्छा इमिडिएटली कम हेयर भी ठीक है, अगर इसके बाद कोमा होता तो, दोनों ये बीच में नहीं यूज कर सकते, इसको बाद में भी यूज कर सकते हो, पहले भी। जो कम हेयर इमिडिएटली सिंपल सेंटेंस है, हम आम रूटीन के लिए यूज करते हैं। अगर इस तरह के वर्ड्स को मैं सेंटेंस से पहले स्टार्ट करूं, इसका मतलब है मैं एक्स्ट्रा जोर दे रही हूँ, किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आना ही आना है उसने, तो फिर मैं कोमा लगाती हूँ, इमिडिएटली कोमा कम हेयर। इस अगर मैं कोमा लगा दूं, उसका मतलब ये है कि इस पूरे सेंटेंस पे जो आपका राइटर है वो बहुत जोर देना चाह रहा है, तो दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोमा होता तो, लेकिन कोमा नहीं है, तो फिर ये हमारे पास ए ऑप्शन ठीक हो गया। पिक द राइट वन। I have told him often to write the letter, to write clearly. I have often told him. I often have told him. None of these. B थर्ड option. वन लगाया मैम मैंने। आपने क्या लगाया है? थर्ड वन। थर्ड आई वन। ऑफन हैव टोल्ड नहीं, मी, हमारे इसका पास बी जब भी, होगा। जब भी आपने एडवर्ब लगानी है, ऑफन हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, कभी कभार। तो जब भी आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाती है और आपने एडवर्ब को सेट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में सेट होती है हमेशा आपकी एडवर्ब, ना आप उससे पहले लगा सकते हो, ना आप उसके बाद लगाते हो, ये हमारा रूल है जिसको हमने फॉलो करना ही करना है। अगर आपके पास कोई मेन वर्ब होती फिर आप उससे पहले लगा सकते हो सिंपली, लाइक आपने काम किया, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, देन आप उसको उसके बीच में लेके आओगे, ना पहले ना बाद में, दोनों गलत हो जाएंगे, बोलने में ठीक लग रहे होते हैं, हम लिखते भी हैं मोस्ट कॉमनली अक्सर, लेकिन ये गलत है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल आपको उसको बीच में लिखना पड़ेगा। एंटोनिम ऑफ कैंडिड, के पहले तो उल्टा क्या होता है कैंडिड का, कैंडिड का सीधा चीज पता होगी तो हम उसका लिख सकते हैं, तो कैंडिड का फर्स्ट मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। मे बी मैम तो ऑनेस्ट था शायद ना। हाँ तो बिल्कुल, इसका कैंडिड कहते हैं ऑनेस्ट ऑनेस्ट, बनेगा। सिंसियर बंदे को, तो उसका ऑपोजिट हो जाता है डिसऑनेस्ट पर्सन, जो बिल्कुल ही काम का ना हो।
सिनोनिम ऑफ कैलो, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू ऑफ एफपीएससी, बहुत पसंद है उनको कैलो, बहुत बार हर तरह के टेस्ट में, असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट तो भी अक्सर याद है ये एक्सपीरियंस, क्वेश्चन। इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस, उनका बिल्कुल इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस, जिसकी ना तजर्बाकार बंदे को हम कहते हो केयरलेस बंदे को भी कहते हैं, किसी हद तक इसका सेकेंडरी मीनिंग लिया जाएगा तो केयरलेस में आ जाते हैं, लेकिन अगर इन एक्सपीरियंस तो पहला वही लगाओगे। सिनोनिम ऑफ क्लीमेंसी, क्लेमेंसी, हाँ जी क्लेमेंसी मैम इसका मैंने यौन लगाया था लेकिन मुझे लगता है वो नहीं था। एग्जैक्टली, वाक्यों ने क्या लगाया क्लीमेंसी, मैंने भी नन लगाया था इसका। ना नहीं है बिल्कुल, इसका मीनिंग होता क्या क्लेमेंसी का? मैं मर्सीफुल होना। एग्जैक्टली रहम दिल होना, किसी दिल में नर्म काइंड, रहम। इस चीज को हम कहते हैं। यहाँ पे कोई भी करीब तरीन भी नहीं है, इवल उसका ऑपोजिट बन जाता। यौन तो हम सुस्ती को कहते हैं, फ्रूटफुल भी नहीं है, तो अक्सर सिनोनिम में वो आपको नन का ऑप्शन भी देता है। तो क्लेमेंसी को हम कहते हैं मर्सीफुल बनता, तो नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन बनता था।